हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। कल हमने पढ़ा था क्लास 7 का नया लेसन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले एक देखा था, एक कागज़ को यदि हम फाड़ देते हैं तो वो कागज़ फिर दोबारा उस आकार में नहीं आ सकता, उसको हम जोड़ेंगे तब भी उसमें कुछ चेंजेस आ ही जाएंगे। तो और दूध का दही किस तरह से बनता है, ठीक है, और ये सारे चेंज हमने पढ़े थे। भौतिक परिवर्तन के कुछ क्रियाकलाप हमने देखे थे कल। इसके अलावा हमने पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं ये भी हमने पढ़े थे। लोहे में जंग किस तरीके से लगा है, ठीक है, किस प्रकार से लगता है, कोई चीज़ छूटी हुई रहती है, ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। और इसके आगे आज हमने पढ़ना है, ये सब हमने कल पढ़ चुका था, पढ़ लिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे कि लोहे में जंग। आज हमें पढ़ना कहाँ से है, सुरक्षात्मक आवरण। आज हमने यहाँ से पढ़ना है। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पटाखों का विस्फोट कैसे होता है, कैसे ऊष्मा होती है, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण क्या है, ठीक है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में सुना होगा, ठीक है। हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से जो बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटक को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? अब आपको ये समझना है, क्या हम ओजोन के अपघटक को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचा देती। यदि ओजोन द्वारा जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण आती है वो अवशोषित नहीं की जाती तो वह हमें और सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करता है। तो ओजोन की परत जो है हमें सुरक्षा करने में, विकिरण से हमारी सुरक्षा करती है, एक आवरण की भांति, ठीक है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के तत्काल बाद हम ना खा लें, यदि हम सेब को थोड़ी देर काट के रख देते हैं तो आप सबने देखा होगा कि उसके रंग में परिवर्तित हो जाता है और काले काले भूरे भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और कुछ देर उसे छोड़ दीजिए तो आपको वह दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह यदि आप आलू काट के ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर तो वो भी आपको कुछ उसका कलर चेंज लगेगा। ऐसे ही बैगन के टुकड़े को काटेंगे तो उसका रंग भी आपको कुछ चेंज दिखता है। वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण वह होता है। तो क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो आपको ये समझना है कि क्या यह परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नाड़न प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है। क्या आप प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पहेली कह रही है कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आपने अध्याय 4 में अम्ल, क्षारक और परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीकरण की प्रक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, अब देखते हैं हम लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना, आइए हम जंग लगन की घटना पर पुनः विचार करते हैं। हम फिर से देखते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित कर देता है, धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में किया जाता है और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए भी लोहे का प्रयोग किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होने लगती है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। लोहे का सूत्र होता है Fe प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, वायु से प्लस जल H2O। तो जंग क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड FeO Fe2O3, ठीक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अथवा नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है, ठीक है। ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। अभी कह रही है हाँ, तभी मेरी सहेली कहती है कि लोहे की मेरी वस्तुओं में जंग जल्दी लग जाता है क्योंकि वह समुद्र तट में रहती है, ठीक है। हम जो है अब देखिए
जंग लगने की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से हमें बचाना होता है। यदि हम इन दोनों के संपर्क में आने से इसको बचाते हैं लोहे को, तो इसको हम जंग लगने से बचा सकते हैं। इसका एक सरल उपाय है कि उस पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ा दी जाती है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहनी चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सकता है। अगर लोहे में हम पेंट करके रख देंगे तो कुछ टाइम तक उसमें हम जंग लगने से बचा सकते हैं। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम जसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप, ये सब लेपत होते हैं, उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, जो घरों में पाइप पीने के जल के लिए जो पाइप लगे रहते हैं उनमें जो है लेप लगा होता है, इसलिए उनमें जंग नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा जो है पानी में डूबा रहता है? तो सभी जानते हैं पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को जो है और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। जो जहाज़ों में लोहे का जो उपयोग किया जाता है उसे कुछ हिस्से को जो है हर साल बदला भी जाता है। ठीक है, क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि कितनी हमें जंग लगने की वजह से आर्थिक हानि होती है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है। अब है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण क्या है, सबसे पहले ये समझना है आपको। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक या लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र के जल को जब हम किसी जगह में डालते हैं, उसका वाष्पन करते हैं, तो उससे हमें नमक मिलता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक जो है शुद्ध नहीं होता, उसे क्रिस्टलों के आकार का स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अम्ल का उपयोग किया जाना चाहिए थे शिक्षक की उपस्थिति में कीजिए। ठीक है, ये कोई भी प्रैक्टिकल आपको शिक्षक की उपस्थिति में करना है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेना है आपको, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलानी है। जल को गर्म कीजिए। जल उबलना जब आरंभ कर दे, उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। अब इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो उसे हिला डुलाकर या किसी अन्य प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक और प्रतीक्षा कीजिए। अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपने पढ़ लिया है। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचान कीजिए। ठीक है, ये देखिए, इसमें ये कॉपर सल्फेट डाला है और कॉपर सल्फेट के इसमें आपको क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट, अब ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि बहुत टाइप से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से होते हैं। तो इसमें आपने नए शब्द क्या क्या पढ़े थे? रासायनिक परिवर्तन पढ़ा और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, क्रिस्टलीकरण पढ़ा, यशद लेपन पढ़ा, भौतिक इसके अलावा पढ़ा भौतिक परिवर्तन और जंग लगना कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए आपने इस लेसन में क्या क्या सीखा। हमने इसमें पढ़ा था कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक की भौतिक परिवर्तन होते हैं और एक रासायनिक परिवर्तन
होते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन दिखाई देता है। इन परिवर्तनों में कोई पदार्थ नए नहीं बनते, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, फिजिकल एवं केमिकल चेंजेज या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे अगले वीडियो में। तो जिसके समझ में नहीं आया वो ऐसे 2-3 बार पढ़िए तो आपके समझ में आ जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।